सभी को राधे राधे। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर के नाम है आई हैव अ ड्रीम। तो मैं इस चैप्टर का मैं आपको समरी दूंगा, बट समरी से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगी, फिर इसके वर्क और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, जिससे आपकी एडजेक्टिव क्वेश्चन मजबूत हो सके, आपका एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन ना छूट सके, और उसके बाद आखिरी में दिया जाएगा आपको समरी। तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैप्टर के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते एडजेक्टिव तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं। जैसे कि ये चैप्टर के नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। तो चलिए सर के देखते हैं क्या सपना है। देखिए, और इसके राइटर जो है ना, वो राइटर के नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो सर यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको। यही क्या थे तो हमारे, ठीक है ना, इस चैप्टर के क्या है तो राइटर है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर के क्या है सर तो राइटर है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, ठीक है ना, मेरा एक सपना है। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो मैं बात करूं, राइटर की बात करूं, तो राइटर के नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है ना, आई हैव ए ड्रीम के चैप्टर का नाम क्या है तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो ये क्या है, एक तरह की, देखिए ना ऐसे है ना, एक शॉर्ट स्टोरीज है, ये क्या है तो एक स्पीच है। क्या है तो एक स्पीच है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जन्म की। ठीक है ना, यानी ये तो खुद ही इसको क्या किए हैं, राइट किए हैं। ठीक है ना, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो कि पहले हमने यहाँ पर देख ही लिया है। तो नेक्स्ट बात, तो इनकी जन्म की बात करूँ, ठीक है ना, वो 1929 में, ठीक है ना, इन यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही इनकी जन्म होती है। और डेट की बात करूँ तो 1968 इन यूएस में इनकी क्या होती है मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म भी यूएस में होती है ये, ठीक है ना, और मृत्यु भी यूएस में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ही होती है। ठीक है, तो जन्म जो होती है वो 1929, ये याद रखना, और डेट जो होती है इनकी 1968 में ही होती है। ठीक है, एजुकेशन की बात करूँ तो बोस्टन यूनिवर्सिटी में इनकी क्या होती है पूरी, ये बोले तो इनकी पढ़ाई लिखाई होती है, वो भी कब से कब तक, ठीक है ना, तो 1951 से लेकर 1955 तक। और स्कूल की बात करूं इनकी प्रारंभिक पढ़ाई की, तो ये स्कूल ऑफ थियोलॉजी में इनकी क्या हुई प्रारंभिक पढ़ाई, और उसके आगे की जो पढ़ाई उनकी हुई थी वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में 1951 से लेकर 1955 तक इनकी पढ़ाई हुई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर किंग लेड द, यहाँ पर एक है, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था मोंटगोमेरी बस बायोकट, ठीक है ना, मूवमेंट। यानी इनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है ना, कौन सा आंदोलन चलाया गया था ये आपसे पूछ सकता है, तो मोंटगोमेरी बस बायोकट, ठीक है ना, और विद द फॉर द 181 डेज, ठीक है ना, ये 181 दिन तक ये आंदोलन चला था। और ये किसकी वजह से हुआ था तो देखिए, ये हुआ था एक लेडी की वजह से, एक वोमेन की वजह से, रोज, ठीक है ना, पार्क्स की वजह से हुआ था। देखिए, और अमेरिका में गोरे और काले में बहुत ज्यादा अमेरिका में भेदभाव किया जाता था। ठीक है, और एक बस जो चलती थी, उस बस में गोरे लोगों की अलग सीट होती थी और काले लोग की अलग सीट होती थी। यानी अगर उस बस में अगर काले लोग को सफर करना है तो उन लोगों के लिए अलग सीट रखा गया था, और गोरे लोगों के लिए अलग सीट रखा गया था। यानी वहां पर जो गोरे यानी व्हाइट कलर के जो लोग होते थे वो काले लोगों को काफी घृण दृष्टि से देखते थे। ठीक है ना, यानी भेदभाव बहुत ज्यादा था काले और गोरे को लेकर। तो क्या होता है ना कि एक लेडी होती है, और इस लेडी का नाम क्या है रोज पार्क्स, वो क्या करती है, जो गोरे लोगों का जो सीट होती है, काले होती है और गोरे लोगों का जो सीट होती है, उस पर ये बस में जाकर बैठ जाती है। वहां से उस लड़के जो वहां पर जो औरत होती है उसे धक्का देकर बस से निकाल दिया जाता है, और उसके लिए बहुत ही हंगामा होता है, और उस औरत को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो उस वक्त इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, तो उस आंदोलन का नाम था मोंटगोमेरी बस बायोकट, और इस आंदोलन को उन्होंने 181 दिनों तक क्या किया चलाया। और वो जो प्रथा थी ना, गोरों के लिए अलग सीट बस में और काले लोगों के लिए अलग सीट, इस प्रथा को उन्होंने मिटा दिया। ठीक है ना, लगातार 181 दिन बिना किसी हिंसा किए हुए। ठीक है, क्योंकि ये महात्मा गांधी से प्रेरित थे, तो ये इसलिए बिना कोई हिंसा किए हुए इन्होंने एक आंदोलन चलाया, और उस आंदोलन के तहत जो काले लोगों को जो सीट थी और गोरे लोगों की जो सीट थी, वो जो बस
बस में बैठते थे, इस चीज को उन्होंने क्या किया, मिटाया। और लगातार 181 दिनों तक उन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है ना। मोंटगोमेरी बस बायोकट आंदोलन का सर नाम याद रखिएगा। और विच द लास्टेड फॉर द 181 डेज, ठीक है ना, यानी ये 181 दिनों तक ये आंदोलन चला था। चलिए सर आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे इनकी अवार्ड्स के बारे में, इन्हें कौन कौन से अवार्ड दी गई थी, ठीक है ना। तो देखो नोबेल पीस प्राइज, ग्रैमी हॉल ऑफ फेम, इनको क्या किया था, एक प्राइज दिया गया था, ठीक है ना। और ये प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द फ्रीडम, ये भी उनको क्या किया गया था, इस सारी चीजों से देकर उनको सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पीस द प्राइज, ग्रैमी हॉल ऑफ द फेम और एक प्रेसिडेंशियल द मेडल ऑफ द फ्रीडम, ये दोनों चीजों से इन्हें क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। आगे बात करते हैं तो इनके वेल नोन एज, यानी किस चीजों से जाने जाते थे, तो ये वेबिस्ट, ठीक है ना, मिनिस्टर बाय द ट्रेनिंग, इससे जाने जाते थे। सिविल राइट एक्टिविटी से जाने जाते थे। हिज इंपोर्टेंस वर्क के बात कर लेते हैं इनके, ठीक है ना। तो इनके द्वारा कुछ लिखे गए लेख है, इनकी कुछ किताबें है जो उन्होंने लिखा था। ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, बताइए कि ये स्टिंग टू द लव किन के द्वारा लिखा गया है, कब लिखा गया है। तो बिल्कुल भी हेजिटेशन आप इस चीज को बता सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज था जो मैंने आप ये आंदोलन की बात किया था, मोंटगोमेरी, ठीक है ना, बस बायोकट, ठीक है। तो ये एक स्टोरीज है और इन्होंने इस पर कुछ लिखा था, यानी ये जो था 181 दिनों तक ये चला था, ठीक है ना। कब लिखे थे, तो 1958 में उन्होंने लिखा था। वाई वी कैंट वेट, ये 1964 में उन्होंने लिखा था। वी आर डूइंग द गो द फ्रॉम हियर, तो ये भी उन्होंने क्या किया था, इनके द्वारा लिखा गया ये लेख है, ठीक है ना, जो उन्होंने, ठीक है, शांतिपूर्वक रहकर बहुत सारे आंदोलन किया था और उस पर अपने लेख को लिखे थे। अब बात करते हैं इनके इंपोर्टेंस नोट्स की, ठीक है ना, सम इंपोर्टेंस नोट्स, ठीक है। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिकम ए सिविल राइट्स एक्टिविटीज द अर्ली इन हिज द कैरियर, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने कैरियर के शुरुआती दिनों में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए थे, ठीक है ना। जब वो कैरियर अपना शुरुआत किए थे तो क्या बन गए थे जी, ये आपको याद रखना है। तो जब बीकॉम, ठीक है ना, बीकॉम ए सिविल राइट एक्टिविटीज, ठीक है ना, जब वो अपने करियर को स्टार्ट किए थे तो क्या बन गए, तो सिविल राइट्स एक्टिविटीज बन गए थे, यानी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए थे, यानी नागरिकों का जो अधिकार होता है उस अधिकार के लिए लड़ते थे, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट देखते हैं, तो ही इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी के जो कार्य करने की जो शैली थी, वो जिस तरह से वो लड़ते थे, महात्मा गांधी यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स, वी नोन अबाउट इट, इसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि महात्मा गांधी किस तरह से बिना कोई हिंसा किए हुए हमारे देश को आज़ादी देने में उनकी बहुत सारी योगदान रहा। लेकिन उसी तरह से वो जिस तरह से वो काम किए थे उनसे ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे और ये भी क्या करते थे ना, तो शांतिपूर्वक बिना कोई हिंसा किए हुए, ठीक है ना, नॉन वायलेंस का यूज कर, ठीक है ना, ये अपनी क्या करते आंदोलन को शुरू करते थे अमेरिका में। यानी ये थे क्या, तो ये जो निग्रो समाज के ये थे, ठीक है। और निग्रो समाज को जो के लोग जो थे वो बहुत ही काले होते थे और वहाँ पर जो गोरे लोग थे उन लोग का मानना है जो ये काले लोग हैं वो अछूत जात के होते हैं, यानी ये चीज़ लेकर बहुत उन लोगों के बीच में भेदभाव होती थी। तो अपने समाज के लिए उन्होंने क्या किया, लड़ा कि नहीं मैं भी इंसान हूँ, भले काले हूँ तो क्या हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे वो सारी अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ तक कि उन लोगों को वोट देने के भी अधिकार नहीं था वहाँ पर, लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ा और वो जाकर अंततः वो चीज को उन्होंने प्राप्त किया। तो निग्रो समाज के लिए उन्होंने शांतिपूर्वक क्या किया था, आंदोलन किया था और ये लड़ाई लड़कर उन लोगों के लिए एक आज़ादी की जो मॉल होती है, जो अधिकार होती है, जो फंडामेंटल राइट्स होता है, उस चीज़ों को इन्होंने क्या किया था, दिलवाया था। तो चलिए आगे बात करेंगे इनके बारे में। इन 1964 किंग द बिकम द यंगेस्ट पर्सन, यानी 1964 में जो किंग थे यानी मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर थे वो बहुत ही युवा व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, रिसीव द नोबेल प्राइज, जिन्होंने नोबेल प्राइज को क्या किया था, प्राप्त किया था फॉर हिज द एफर्ट टू द इन द सेग्रीगेशन इन द रेशल द डिस्क्रिमिनेशन, यानी बोले तो यानी 1964 में यानी 1964
1964 में, ठीक है ना, जो किंग है वो अलगाव और नस्ली भेदभावों को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये बने थे वहां पर नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, यानी अमेरिका। ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताइए सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम बताइए, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और किस चीजों के लिए भैया, तो देखिए यहाँ पर सेग्रीगेशन और बात करें तो रेशल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, इसका मतलब होता है पृथक, यानी बोले तो अलगाव, और ये नस्लीय भेदभाव। देखिए डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है ना। तो नस्लीय भेदभाव यानी जातीय भेदभाव और उनके बीच में जो पृथक था, इस चीजों को उन्होंने क्या किया था, मिटाया था, जिसकी वजह से वहां की सरकार जो थी यूएस की, इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। और कब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो देख लीजिए यहाँ पर है 1964 में इन यूएस में, ठीक है ना। बहुत बोल सकते हैं यंगेस्ट पर्सन, समय वो सबसे कम उम्र वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को क्या किया था, प्राप्त किया था, ठीक है। He speaks the free of the racial situation between the whites and black, ठीक है, यानी वो श्वेत और काले के बीच के जो नस्लीय भेदभाव था उससे वो मुक्त होकर बोलते थे। यानी वो बात करते थे कि जो डिफरेंस है, यानी व्हाइट एंड ब्लैक में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस को उन्होंने क्या किया था, एक करने का काम किया था। वो बता रहा था कि उनका ये मानना था कि जो काले लोग हैं और गोरे लोग हैं वो एक ही कंट्री के लोग हैं, तो इन्हें वो सारे फंडामेंटल राइट्स जो होती है, जो मानव अधिकार होती है कंट्री के द्वारा, वो सारी चीजें मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो उन चीजों के, उनके बीचों के जो भेदभाव था काले और गोरे को लेकर, व्हाइट्स एंड ब्लैक को लेकर, उस चीजों पर वो पूरे फ्री होकर क्या करते थे, बोलते थे, निडरता के साथ बोलते थे, डरते नहीं थे। चलिए कुछ यहाँ पर बात करते हैं। और आप देखिए किंग वाज वन, ठीक है ना, किंग वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स इन द अमेरिकन हिस्टोरीज। अमेरिका के जो इतिहास में, ठीक है ना, अमेरिका के इतिहास में जो किंग थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, ठीक है ना, तो अमेरिका के इतिहास में किंग जो है वो उसके इतिहास में सबसे महान वक्ताओं में से एक थे। क्या थे? सबसे महान वक्ताओं में से एक थे। मार्टिन लूथर किंग वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स। किंग अमेरिका इतिहास के सबसे महान वक्ताओं में से क्या थे, एक थे, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या है, तो जितने भी वहां के ओरेटर्स थे, जितने भी वक्ता थे, उन सारे वक्ताओं में से सबसे महान इकलौता क्या थे, अमेरिका के इतिहास में एक वक्ता थे, ठीक है ना। आगे चलते हैं, बात करते हैं किंग वाज द नीग्रो। किंग क्या थे, किस समाज से बिलोंग करते थे, तो ये नीग्रो समाज से, ठीक है ना। किससे, तो ये नीग्रो समाज से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। और वहां के जो गोरे लोग होते थे वो नीग्रो समाज के घृण दृष्टि से देखते थे। वहां के जो गोरे लोग होते थे वो नीग्रो समाज के घृण दृष्टि से देखते थे, उन्हें वो इंसान मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। और वो बात करते थे कि नहीं, जो हमारे कंट्रीज में जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ गोरों के लिए है, नीग्रो समाज के लिए नहीं है। और इसी नीग्रो समाज के जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको दिलाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और अंततः इस चीज को उन्होंने प्राप्त भी किया, ठीक है। आगे बात करेंगे अमेरिका द गेव द नीग्रो द पीपल द वेट द चेक। अमेरिका ने नीग्रो के लिए एक खराब चेक दे दिया था, मतलब एक बोले तो पैसा देकर, ठीक है ना, कुछ ना कुछ देकर जब भी आंदोलन होती थी तो उन लोगों को मुंह को बंद कर दिया जाता था। यानी जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कोई भी वहां पर आवाज उठाता था उन्हें पैसा देकर क्या किया जाता था, उनकी जो आवाज है उसको दबा दिया जाता था, ठीक है ना। या पैसा देकर या किसी ना किसी तरह से मानसिक प्रेशर देकर या प्रशासनिक प्रेशर देकर उन्हें क्या किया जाता था, इस आवाजों को, फंडामेंटल राइट्स जो मांग रहे थे उस आवाजों को दबा दिया जाता था, ठीक है। लेकिन ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर उनमें से बिल्कुल नहीं थे। वे अकेले नहीं लड़े, बोले कि तुम मेरे साथ सब आओ, नीग्रो समाज के जितने भी लोग हैं हर जगह से आओ और मेरा साथ दो। मैं कह रहा हूं कि ये नीग्रो समाज के जो फंडामेंटल राइट्स है मैं इसे लेकर रहूंगा और सरकार को मेरी आगे झुकना पड़ेगा और इसे मानना भी पड़ेगा। तो चलिए आगे देखेंगे। द किंग वांट्स टू सी द अल्बामा
एज द डेवलप स्टेट। किंग जो थे ना, मार्टिन लूथर किंग जो थे ना, वो चाहते थे, देखना चाहते थे जो अल्बामा जो राज्य है उसे विकसित हुए देखना चाहते थे। किंग अल्बामा को एक विकसित राज्य के रूप में क्या करना चाहते थे, देखना चाहते थे। आई हैव ड्रीम, मेरा एक सपना है। इज द स्पीच, वो क्या है, एक क्या है जी, ये एक भाषण है। ही डिलीवर ऑन द स्टेप ऑफ द, ठीक है, लिंकन, ठीक है ना, लिंकन मेमोरियल, ठीक है, इज द वाशिंगटन डीसी ऑन द अगस्त 28, 1963। मेरा एक सपना है, वो क्या है, एक भाषण है, और उन्होंने 8 अगस्त, ठीक है ना, 1963 में वाशिंगटन के डीसी में लिंकन मेमोरियल के जो सीढ़ियाँ होती है उस पर उन्होंने ये भाषण के रूप में क्या किया था, दिया था, ठीक है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए वहां के एक पवित्र स्थल है, ठीक है ना, उनके सीढ़ियों पर वो चढ़कर क्या किए थे, इस स्पीच को दिए थे जो कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस स्पीच को उन्होंने क्या किया था, दिया था, और निग्रो समाज से आग्रह किया था कि आप मेरे साथ आइए, मैं सरकार से अपनी जो फंडामेंटल एक इंसानियत अधिकार होती है, मैं आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स को दिलाऊंगा, ठीक है, और जो काले और गोरों में जो डिफरेंस है इस चीज को हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है, आग्रह किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो भाषण था ये कब दिया गया था, ठीक है ना। तो 28 अगस्त को 1963 में लिंकन के मेमोरियल की जो सीढ़ियाँ है, वाशिंगटन डीसी में लिंकन के जो मेमोरियल की जो सीढ़ियाँ है, उसी सीढ़ियों पर खड़ा होकर इस भाषण को इन्होंने क्या किया था, दिया था, जो हम अभी आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, अब हम लोग आएंगे समरी की ओर, ठीक है ना। और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि शायद आपको ये जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको शायद समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी समरी की, ठीक है ना। तो इसकी समरी की बात करेंगे हम लोग, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं कि समरी ऑफ द स्टोरीज आई हैव ए ड्रीम, ठीक है ना, यानी आई हैव ए ड्रीम के क्या है, ये एक समरी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसको ऊपर करना चाहूंगा, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो सर समरी देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे हम लोग, ठीक है। आई हैव ए ड्रीम इज द यूनिक पीस ऑफ द स्पीच। आई हैव ए ड्रीम जो है एक अनोखा क्या है, स्पीच है, एक अनोखा क्या है, भाषण है। अनोखा बोले तो यूनिक पीस, ठीक है ना, यूनिक पीस मतलब एक अनोखा भाषण है, ठीक है। इट हैज द बीन द डिलीवर्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया है। ही इज द रिगार्ड एज द ग्रेट सोलर द थिंकर इन द पॉलिटिशियन इन द ऑफ अमेरिका, ठीक है। उन्हें अमेरिका का एक महान विद्वान, ठीक है ना, क्या, तो विद्वान, महान बोले तो एक्सप्लोरर और थिंकर यानी बोले तो विचारक, एंड द पॉलिटिशियन यानी बोले तो राजनीतिज्ञ, ठीक है ना, माना जाता है, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इन्हें अमेरिका में क्या माना जाता है, तो इन्हें अमेरिका में क्या माना जाता है, स्कॉलर और थिंकर और पॉलिटिशियन, यानी बोले तो एक तरह से विद्वान, ठीक है ना, विचारक और राजनीति यज्ञ माना जाता है, ठीक है। इन दिस स्पीच यानी इस स्पीच में, इस भाषण में द, ठीक है ना, राइटर डिस्क्राइब्स अबाउट द निग्रो, इस भाषण में लेखक निग्रो के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। राइटर जो है ना, राइटर यानी जो लेखक है, डिस्क्राइब्स यानी वर्णन करना, अबाउट द निग्रो यानी निग्रो के बारे में क्या करता है, वर्णन करता है। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, वो क्या करते हैं, निग्रो के बारे में वर्णन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर द डिस्क्राइब्स, ठीक है ना, अबाउट द निग्रो, ठीक है ना। तो निग्रो के बारे में ये क्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि निग्रो इज द रियल हैबिटेंट ऑफ द अमेरिका, निग्रो अमेरिका का वास्तविक निवासी है। बोल रहे हैं कि जो निग्रो समाज के लोग हैं, जो निग्रो है, वो सच में ये अमेरिका के क्या है, निवासी है, और इन्हें फंडामेंटल जो राइट्स होनी चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, हमें पढ़ने की जो हमको शिक्षा लेने की है, तो एक तरह के ये फंडामेंटल राइट्स है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट्स है, यानी जो भी आपको, ठीक है ना, आपकी कर्तव्य यानी जो संविधान के द्वारा बनाया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, जो कर सकते वो तरह से क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अमेरिका ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कट्स एंड व्हाइट एंड ब्लैक, यानी 2 तरह के जातियां होती थी, एक श्वेत और एक जो होते थे ब्लैक, ठीक है ना, अश्वेत बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, एक श्वेत और एक क्या होते थे, काले रंग का ये कास्ट पाया जाता था।
दे हैव देयर ऑन द रिलीजन, उनका अपना धर्म था। वो लोग क्या होते थे ना, वो मान चुके थे कि जो गोरे लोग हैं ना ये लोग अलग हैं, यानी इन लोग का अलग धर्म, और जो काले लोग होते थे वो लोग अपना एक अलग ही चीज को मानते थे, अलग अलग एक तरह से कलर को लेकर, ठीक है ना, ये लोग अपने एक धर्म के ही बंटवारा करने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं हम एक अलग चीज से नस्ल से आते हैं और आप लोग एक अलग नस्ल से आते हैं। देखिए हमारे रंगों का कलर ये हमें जज नहीं कर सकता है कि हम किसी और से, यानी इंसानी रूप से हम अलग हैं, बिल्कुल नहीं है। कलर के रंग हम जो हमारे शरीर के जो रंग है ना वो हमेशा और परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं ना, ज़्यादातर धूप में गर्मियों के मौसम में रहते हैं तो आपके स्किन काले पड़ जाएंगे, 100% ये होना है तो होना है, ठीक है ना। तो हमें कोई, ठीक है ना, शरीर के रंग से ये जज नहीं कर सकता है कि आपकी जाति अलग है, आपकी धर्म अलग है। मेरा जहां तक मानना है ना कि आप किसी के कलर से लेकर और किसी जाति से लेकर, किसी धर्म से लेकर किसी इंसान की बंटवारा नहीं कर सकते हैं। यानी आप अगर ऐसे करते हैं तो आप सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है, ठीक है ना। तो इनका भी मानना था कि अगर मेरा कलर जो है, निग्रो समाज के जो लोग हैं अगर वो काले हैं ना, तो ये आप काले के आधार पर, रंग के आधार पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप छीन नहीं सकते हमसे, ठीक है ना। और ये अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए वहां पर, अपने निग्रो समाज के लिए वहां पर क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, दे हैव द देयर्स, ये तो देखे धर्म बनाकर रख लिए थे इन लोगों ने। ब्लैक मैन आर द जर्नली द राउंडेड मिसिसिपी, ठीक है ना, एंड अल्बामा। काले लोग आमतौर पर, ठीक है ना, कहाँ के रहने वाले हैं जी, तो देख लीजिए इसका नाम याद रखेगा, मिसिसिपी और अल्बामा के रहने वाले हैं। यानी अमेरिका में ये दो जगह है जहां पर काले लोग अधिक पाए जाते हैं, ठीक है ना। दे आर द बैडली द क्रेस्टली बाय द वाइट मैन ऑफ द अमेरिका, वे अमेरिका के श्वेत लोगों द्वारा बुरी तरह से कुचले गए हैं, यानी उन्हें बहुत ज्यादा सताया गया था, काले लोगों को बहुत ज्यादा दुख दिया गया था, दर्द दिया गया था, उन्हें किसी भी तरह के वहां पर फंडामेंटल राइट्स नहीं दी गई थी, फंडामेंटल राइट्स को निग्रो समाज से छीन लिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, दे हैड नो फंडामेंटल्स राइट, उनके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं था। दे डिड नॉट द लिव एनीवेयर एज द वाइट मैन, वे कहीं भी श्वेत लोगों के की तरह नहीं रहते थे। यानी जो श्वेत लोग रहते थे ना, जिस तरह से श्वेत लोगों को अमेरिका में कहीं भी वो जा सकते थे, कहीं भी घूम सकते थे, ठीक है ना, वो कहीं भी घूम सकते थे क्योंकि उन्हें एक फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है। लेकिन इन काले लोगों को कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं दिया गया था और नहीं देने का वहां की सरकार काम कर रही थी, ठीक है। तो बहुत सताया जाता था इन निग्रो समाज के लोगों को। आगे हम लोग देखेंगे, दे वनरेट द फॉर्म 1+2 द अनोदर, यहाँ पर अनोदर देखिएगा, अनोदर फ्रॉम देयर द लिववुड, अपनी जीविका के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, तो भटकते थे। क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, ये भटकते थे। किसके लिए, आजीविका के लिए, क्योंकि इन्हें तो कोई फंडामेंटल अधिकार दिया नहीं गया था। और दूसरी चीज की गोरो लोग जो वहाँ के थे, व्हाइट जो कलर के लोग थे, वो ब्लैक कलर के लोगों से काफी ज्यादा नफरत करते थे और घृण दृष्टि से देखते थे। तो इस तरह से उनको आजीविका यानी जीने के लिए, जो दैनिक जीवन में हर चीज चाहिए उसके लिए तो पैसा चाहिए, तो काम इन्हें नहीं मिलता था, ठीक है ना। किसी भी तरह के सरकारी काम से इनको वंचित कर रखा जाता था। यानी सरकारी जो पद पर जो बड़े बड़े लोग होते वहां पर भी उनको बैठने का जो अधिकार होती थी, वहां पर रहने का, वहां पर काम करने की जो अधिकार होती थी, ये इनके पास नहीं थी। तो इनकी आजीविका को यानी जीने के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको बार बार इधर उधर जाना पड़ता था और इन्हें बहुत ही कष्ट होता था इन सारी चीजों को लेकर, ठीक है ना। देयर लिव्स वेयर वेरी मिसेरेबल, उनकी जीवन बहुत दयनीय थी, इससे बहुत उनकी जीवन बहुत ज्यादा दयनीय हो गई थी। दे डिड नॉट द लीड द पीसफुल द लाइफ, वे शांतिपूर्वक जीवन नहीं जीते थे। एंड दे वेयर द स्लेव्ड मोर देन द 100 ईयर्स, वे बोले तो सैकड़ों वर्षों से अधिक गुलाम थे, यानी सैकड़ों वर्षों से भी अधिक से ये क्या थे, गुलाम थे। यानी अमेरिका के जितने भी श्वेत लोग थे उनके पास फंडामेंटल राइट्स था, ठीक है ना। सरकार के वो जो बड़े बड़े पद है, सरकारी दफ्तर है, सरकारी कार्य है, उस सब में वो रह सकते हैं, उसमें वो सरकारी काम कर सकते थे। लेकिन काले लोगों के साथ ये सारी चीजें नहीं थी, ठीक है, जिससे इनकी रोजी रोटी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। दूसरी बात की वहां के जो
वाइट लोग थे ब्लैक लोगों को बहुत ही घृण दृष्टि से देखते थे और बहुत ही अलग टाइप से उन्हें देखते थे, उन्हें इंसान मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। और उनका मानना था कि नहीं, ये एक जो प्रजाति है ना ये अलग है, काले लोग मतलब ये बहुत ही खराब लोग होते हैं, यानी घटिया लोग होते हैं, उनसे वो नफरत करते थे, कीड़ों मकोड़ों की तरह वो उनकी दृष्टि में वो लोग थे, ठीक है ना। तो सैकड़ों वर्षों से ये अधिक गुलाम थे और इस तरह से वो बहुत सैकड़ों वर्षों से ये अधिक गुलाम थे और इसकी वो पीड़ा जो हो रहे हैं वो सह रहे थे, ठीक है ना। दे हैड नो द फैसिलिटी लाइक द वाइट मैन, यानी जो वाइट लोग थे, जो श्वेत लोग थे, उनको जो फैसिलिटी सरकार देती थी या वो जिस तरह से वो लोग रहते थे, इनको बिल्कुल नहीं मिलता था वो सारी फैसिलिटी, ठीक है। वो सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं दिया जाता था। आगे सर देखते हैं। It was the only Martin Luther King Jr. the who revolt against the white men। यह केवल मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही थे जिन्होंने गोरों लोगों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, अगेंस्ट द व्हाइट मैन, यानी जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, तो विद्रोह किया था, अगेंस्ट गए थे। द निग्रो वांटेड टू द फ्री, निग्रो स्वतंत्र होना चाहते थे। दे हैव वांटेड द सेम द राइट एंड द सेम द जस्टिस, वो समान अधिकार और समान न्याय चाहते थे। आफ्टर मोर इन द स्ट्रगल दे गोट सेम द जस्टिस द फ्रीडम एंड द राइट लाइक द व्हाइट मैन, वो अधिक संघर्ष करने के बाद उन्हें गोरे के लोगों की तरह समान न्याय स्वतंत्रता का अधिकार मिले। देखिए जो भी इनके पास जो अधिकार नहीं थी, ठीक है ना, वो सारे अधिकार क्या किए, गोरे लोगों की तरह ये पाए। कब? जब ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने क्या किया, निग्रो के लिए, ठीक है ना, नहीं बोले तो वाइट जो मेन थे उनके खिलाफ इन्होंने क्या किया, आज़ादी यानी एक आंदोलन छेड़ा और इस आंदोलन को उन्होंने जीता, तब ये अधिकार इन लोगों को क्या हुआ, मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। अब किंग बोल सकते हैं, आपका किंग छूट गया है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है ना। Junior had the dream that the day the should be no the difference on the basic of the color, the caste and the creed, ठीक है ना। मार्टिन लूथर किंग का एक सपना था कि रंग, जाति, पंथ के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए, किसी से भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि रंग को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, किसी भी तरह के, ठीक है ना, हमारे कंट्रीज में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, सबको समान दृष्टि से सरकार को देखनी चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और इंसान जो है ना इसकी एक ही पहचान होती है, नर और मादा, मेल और फीमेल, यानी आपके जो शरीर के जो हड्डियां है, ढांचा है, इसमें से सब कुछ हटा दिया जाए और किसी से पूछा जाए कि बताइए ये किस कास्ट का है, किस धर्म का है, तो बड़े से बड़े विज्ञानी क्या हो जाएंगे, झुक सकते, उसको नहीं बता सकते। बस एक डिफरेंस बता सकते हैं, जो ये हड्डियां है, जो कोशिकाएं हैं, ये मेल का है कि फीमेल का है, जो कंगाल है वो मेल का है या फीमेल का, सिर्फ ये बता सकते हैं। लेकिन दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं ये बता सके कि ये किस कास्ट का था और ये किस धर्म का था, ये नहीं बता सकता है। तो इसलिए हमें कभी भी जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रंग को लेकर, रूप को लेकर, लिंग को लेकर, अमीरी गरीबी को लेकर कभी भी एक दूसरे से भेदभाव और घृणा दृष्टि नहीं रखना चाहिए। छुआछूत जो होता है इस सब चीज़ों से हमें अलग रहना चाहिए और इंसान को इंसान के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आप बड़े ही क्यों ना हो, लेकिन सामने वालों को ये एहसास नहीं होने देना चाहिए कि हम आपसे बड़े हैं, दौलत में, शोहरत में, प्रशासनिक चीजों में, नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने वालों को ये लगना नहीं चाहिए आप जब बात करें तो, यही सबसे बड़ा एक इंसानियत की पहचान होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ इसी तरह से ये थे और अंततः बात करें क्लियरली, ठीक है ना। यहाँ पर एक और चीज है, वेरी शुड हैव द सेम प्रॉपर फूड, द क्लोथ एंड द स्लेटर, ये सभी को समान भोजन, वस्त्र, आवास मिलना चाहिए, बोलते थे सभी को समान चीज मिलना चाहिए। क्लियरली दिस द वियर द स्पीच ऑफ द मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्पष्ट ये भाषण है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था। ये जो जितने भी भाषण था किसका था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के था, ठीक है ना, अगेंस्ट द व्हाइट मैन इन अमेरिका, और अमेरिका के जो श्वेत लोग थे ना उसके खिलाफ ये भाषण था, ठीक है ना। और सर नीचे कुछ वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप इस सब वर्ड मीनिंग को एक बे स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि इसके जो समरी है उसमें ये सारे वर्ड मीनिंग यूज किया गया और ये वर्ड मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपको चैप्टर है आपको बहुत ही बेहतर तरह से समझ में आया होगा। मैंने कोशिश किया है कि मैं कितना आपको बेहतर दे सकूं, कितना इजी बनाकर दे सकूं। तो अगर आपको किसी तरह से इसमें कोई कमी दिखता है तो आप हमें ज़रूर बताएं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सबको राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।